माय यूट्यूब चैनल डेली क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का पार्ट 1 अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फ्रेंड्स, देखते हैं इस पाठ का पहला टॉपिक है प्रकाश। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में है क्या। पहले हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। फ्रेंड्स, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर तरंगों अथवा विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम में गमन करता है। फ्रेंड, जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर दो तरह से आता है, या तो तरंगों के माध्यम से या तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। इन तरंगों को किरण कहते हैं और ये जो तरंगे होती हैं इन्हें किरण कहते हैं, जिनकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये जो प्रकाश की चाल होती है ये निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये किरण पृथ्वी पर पदार्थ से टकराकर निम्न 3 प्रकार की घटनाएं प्रदर्शित करते हैं। पहला, प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का विवर्तन। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। हम लोगों का अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तन पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ परिभाषा दिया है, यहाँ बता रहा है कि प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन की घटना के समय आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह हो गया परावर्तन के प्रथम नियम। इसमें कह रहा है कि परावर्तन के समय जब परावर्तन हो रहा है तब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इसे हम आपतन कोण को I और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा पृष्ठ जो आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके उसी माध्यम में वापस भेज देता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यहाँ परावर्तक पृष्ठ की परिभाषा दी गई है। यहाँ बता रहा है कि प्रकाश की किरण जब आती है और वह किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वह जिससे टकराती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। निर्वात ऐसा माध्यम होता है जहां वायु अनुपस्थित होते हैं। यहाँ निर्वात बता रहा है कि निर्वात किसे कहते हैं। तो निर्वात ऐसा माध्यम होता है जहां वायु नहीं रहती, वहां निर्वात होता है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम यहाँ हम लोगों ने देखा, माध्यम जैसे जल हो गया, वायु हो गया, ऐसे अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये बता रहा है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल है 3 × 10⁸। प्रकाश भी निर्वात में विद्युत तरंगों चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, अतः प्रकाश की चाल भी निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। हम लोगों का अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह चाल में परावर्तन के कारण अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ प्रकाश का अपवर्तन की जो है परिभाषा बता रहा है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि प्रकाश की अलग अलग माध्यमों में चाल अलग अलग होती है, तो उसी अलग अलग चाल के कारण प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ अपवर्तन के कुछ नियम दिए हैं, आइए देखते हैं क्या है इसमें। इसके 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ बता रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बराबर होते हैं।
यहाँ बता रहा है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। चलिए हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश की किरण जब किसी अवरोधक से टकराकर उसके छाया क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यहाँ विवर्तन की परिभाषा दिया है। यहाँ बता रहा है कि प्रकाश की किरण जब किसी अवरोधक यानी वस्तु से टकराती है तो वह उसके छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन करते हैं। परावर्तन के नियम सभी प्रकार के पृष्ठकों पर लागू होते हैं। यहाँ प्रकाश के परावर्तन के जितने भी नियम होते हैं वह सभी प्रकार के पृष्ठों पर लागू होते हैं। प्रकाश की किरण के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये तो हम लोग अभी पीछे पढ़े ही हैं कि प्रकाश की किरण के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराकर हमारे आंखों में प्रवेश कर जाती हैं, जहाँ रेटिना वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। जब प्रकाश की किरण वस्तु से टकराती है तो हमारे आंखों में प्रवेश करती है और हमारे रेटिना पे जाकर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। हम जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमसे प्रकाश किरण टकराकर दर्पण में प्रवेश करती है। जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं अपना चेहरा देखने के लिए तो प्रकाश की किरण हमसे टकराकर दर्पण में प्रवेश करती है, तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। जब हमसे टकराकर किरण दर्पण में प्रवेश करती है तो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब से किरण टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तो हमें हमारी आंखों में प्रतिबिंब बनता है जो हमें दिखाई देता है। तो वही प्रतिबिंब हमें शीशे में दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण दो पदार्थों के संयोग से बनता है, पैलेडियम तथा परावर्तक पदार्थ। पैलेडियम पर परावर्तक पदार्थ की पालिश हुई होती है। जब पैलेडियम पर परावर्तक पदार्थ की पालिश हुई होती है तो वहाँ दर्पण बनता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण तथा गोलीय दर्पण। अब हम इन्हीं दो दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। हम लोगों का अगला टॉपिक है समतल दर्पण। चलिए समतल दर्पण को देखते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब निम्न विशेषताएं होती हैं। जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो उनकी विशेषताएं निम्न होती हैं। देखते हैं क्या क्या होती हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का होता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब होगा। दूसरा है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आभासी होता है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और आभासी बनता है। तीसरा क्या है, प्रतिबिंब उतना ही दूरी बनता है जितना दूरी पे वस्तु बिंब से रखा होता है। तो जितना दूरी पे वस्तु रहेगा उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों का अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण की परिभाषा देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ बता रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा अवतल दर्पण की परिभाषा देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ बता रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा या दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा हम लोगों का अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों का अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं। तो यहाँ पहला है ध्रुव। ध्रुव को हम पी से दर्शाते हैं। किससे? पी से। चलिए देखते हैं। ध्रुव गोलीय दर्पण का के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण हो गया, इसका ये परावर्तक पृष्ठ हो गया ये, और इसका केंद्र बिंदु जो होता है इसे ध्रुव कहते हैं। पी यानी ध्रुव को हम पी से दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं अगला वक्रता त्रिकेंद्र। यहाँ है अगला वक्रता केंद्र। दर्पण को गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं। गोली का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। जो गोलीय दर्पण होता है वह एक खोखले कांच के गोले से कटा हुआ होता है। तो जो उस खोखला गोले का कांच होता है उसका जो केंद्र होता है उसी को हम दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सी से। चलिए आगे देखते हैं।
वक्रता त्रिज्या। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम लोग आर से, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं चित्र के से समझते हैं। ये मान लीजिए हम लोग हो गया दर्पण हो गया, ये हो गया हम लोगों का P यानी ध्रुव, ये हो गया हम लोगों का C यानी वक्रता केंद्र, ये हो गया उसके बीच की दूरी यानी R यानी वक्रता त्रिज्या। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये हो गया दर्पण हो गया, ये हो गया वक्रता, यहाँ ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया, इसको मिलाकर रेखा अगर रेखा खींच दें तो इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य। अगला हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण की मुख्य फोकस। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ जैसे हम मान लीजिए ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया P यानी ध्रुव, ये हो गया वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र, ये हो गया R वक्रता त्रिज्या। ये हो गई हम लोगों की मुख्य अक्ष। तो यहाँ कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और वह परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष पर जहाँ टकराती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस अवतल दर्पण की। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल एफ से। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हो गया हम लोगों का उत्तल दर्पण, ये इस तरफ मान लीजिए पालिश किया हुआ है, तो ये हो गई हम लोगों की मुख्य अक्ष की रेखा। ये हो गया हम लोगों का P, ये हो गया हम लोगों का C। सॉरी ड्राइंग थोड़ा वो हो गया, फिर से हम लोग बनाते हैं। ये मान लीजिए हो गया हम लोगों का उत्तल दर्पण, ये हो गया हम लोगों का P, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया C, ये मान लीजिए R ना। तो इस पे हम लोग जब प्रकाश की किरण इसके समांतर जाती है तो यह परावर्तन के पश्चात ऐसे चली जाती है, ऐसे ऐसे मान लीजिए चली गई, तो इसे हम लोग ऐसे देखते हैं, वो उधर चली जाती है तो इसे हम लोग देखते हैं कहाँ मिलती है, यहाँ। तो ये हो गया उत्तल दर्पण का फोकस, मुख्य फोकस। इसे अब भी हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोगों का है फोकस दूरी। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मान लीजिए यह दर्पण हो गया, ये हो गया हम लोगों का P ध्रुव, ये हो गया C, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया F। तो F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग इस F से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल F से, और इसे हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोगों का टॉपिक है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। चलिए देखते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं तथा वक्रता त्रिज्या को आर से। अतः इनके बीच का संबंध आर बराबर 2f, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक सवाल है, उसी को देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है तथा तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वो फोकस दूरी बराबर -5 आर हम लोगों को ज्ञात करना है, तो हम लोग सूत्र भी पहले पढ़े हैं, आर बराबर 2f।
तो यहाँ हम रख देंगे इसी सूत्र में, तो 2 गुणित्य ऋण 5 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 10 सेमी। यहाँ देखिए, अतः उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी होगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अब हम लोग दर्पण का द्वारक देखते हैं। दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया हम लोगों का गोला हो गया, कोई खोखला गोला हो गया, इसे हम लोग काट देते हैं, तो ये हो गया दर्पण बन गया। तो इसे जो इसका व्यास जो होता है, ये इसी को हम लोग द्वारक कहते हैं दर्पण का। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने लाइट तथा दर्पण के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसे हम लोग एक ही वीडियो में फाइनल नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग इसे 2-3 वीडियो में फाइनल करेंगे, जिससे कि हमें अधिक समझ में आए। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं इस पाठ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।